Hello dear students, this lecture is for class 12th. As you guys know कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट वाला जो था बेटा टॉपिक, जो हम पार्चुरेशन लैक्टेशन पढ़ रहे थे। अब इसी रिप्रोडक्शन यूनिट का बेटा दूसरा सब यूनिट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा, ये जो सेक्शन है ये अप्लाइड सेक्शन है बेटा। इस सेक्शन में जो जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें से एक टॉपिक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, बाकी सारे टॉपिक जो है ये अप्लाइड है, जनरल टॉपिक्स है और इनको सोसाइटी के साथ एक कनेक्शन है। आपको इनके बारे में डे टू डे न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ वगैरह एक्स्ट्रा इनमें आ ही जाता है। ये एक नेशनल इश्यूज़ भी है ये बेटा। ये कोई अब हमारे इश्यूज़ नहीं है, सिर्फ नीट वालों के लिए इश्यूज़ नहीं है 11th, ये नेशनल इश्यूज़ है, इंटरनेशनल, इनफैक्ट इंटरनेशनल इश्यूज़ है ये बेटा। तो इन इश्यूज़ को ही हमें पढ़ना है। इसमें बड़ी सारी चीज़ें आपको देखनी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली नाम रखा गया है इसमें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाने से पहले हम लोग क्यों ना डिस्कस करेंगे पहले व्हाट इज हेल्थ। ठीक है बेटा, तो इस टर्म को डिस्कस करेंगे पहले। हेल्थ क्या होता है बेटा? देखो, अगर मैं ऑफलाइन मोड में आपको पढ़ाता और यही क्वेश्चन आपसे पूछता तो आप लोग मुझे वहां से जवाब देते बेटा, आप लोग जवाब देते सर सेहत, सर जो फिट होगा। ये भी कुछ लोगों का दिमाग में आंसर होता, अभी भी दिमाग में घूम रहा होगा, सर जो फिट होगा। ठीक है, एक और अब जितने भी जीनियस लोग, आइंस्टाइन लोग बैठे होते हैं ना उस क्लासरूम में, वो बताते मुझे सर जिसमें कोई डिजीज ना होगी। ये भी तो माइंड मान सकता है, मान सकते, ये अच्छी एक सोच है अगर ऐसा कोई सोचेगा। सर हेल्थ का मतलब क्या हुआ? सेहत का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये ऐसा हुआ ना, फिर अभी मैं सिर्फ आपके हिसाब से चल रहा हूं, एक कंडीशन दे रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? एब्सेंस ऑफ डिजीज। एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। हेल्थ का मतलब क्या हुआ? एब्सेंस ऑफ डिजीजेस बेटा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। लेकिन बेटा आपको पता है WHO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है WHO 1945-47 में ये हेल्थ की डेफिनेशन देते हैं बेटा। इस मिड 20th सेंचुरी में एक डेफिनेशन आती है, ये हेल्थ के बारे में बताते हैं। हेल्थ कहते हैं किसको? ये वनन बेटा, डिजीज ना होना हेल्थ नहीं है। Just mere absence of disease in any organism cannot be considered as health. That organism it cannot be said that organism जो है वो healthy है just on the basis there is mere absence of disease, there is absence of disease। ना बेटा, तो इन्होंने जो हेल्थ के पैरामीटर्स है वो बिल्कुल ही बदल दिए, बिल्कुल ही चेंज कर दिए। इस टाइम तक, इस डेट तक दुनिया हेल्थ और डिजीज को, बीमार को और सेहतयाब इंसान को सिर्फ डिफरेंशिएशन इसमें कर रही थी कि किसकी बॉडी, किसका फिजिकल वेलबींग और फिजियोलॉजिकल वेलबींग, अंदर और बाहर कौन ठीक है उसको ठीक मानते थे, जिसको अंदर और बाहर कोई डिफेक्ट नहीं दिख रहा था उसको हेल्दी मानते थे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने सारे पैरामीटर्स ही चेंज कर दिए। तो इस WHO की जो डेफिनेशन आ गई रिगार्डिंग हेल्थ बेटा, रिगार्डिंग हेल्थ, वो ऐसे चली। ये कह रहे हेल्थ किसको कहेंगे? ये कह रहे हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल, मोरल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग। बेटा मैं लिखता हूं, हेल्थ जो इनके हिसाब से है, WHO के हिसाब से, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बेटा, देखो स्टेट क्या बोल रहे हैं, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वेलबींग। फिजिकल के बाद कह रहे हैं मेंटल बेटा, और फिर कह रहे हैं सोशल वेलबींग बेटा। आप देखो कितने क्राइटेरिया आ गए इसमें। ठीक है बेटा, इधर देखो, फिजिकल वाला जो ये पैरामीटर है ये भी हम देखेंगे, मेंटल वाला भी डिस्कस करेंगे और सोशल वाला भी डिस्कस करेंगे। WHO जो बता रहा है हमें बेटा, WHO बता रहा है हमें, शाबाश,
कि ये जो एब्सेंस ऑफ डिजीज आपने कंडीशन रखी थी, दैट कंडीशन इज नॉट एनी कंडीशन नाउ। ठीक है बेटा, अगर किसी में डिजीज नहीं है, जिसको आप डिजीज कहते हो, अगर उसमें डिजीज नहीं है, स्टिल दैट पर्सन कैन बी, शाबाश, इल, दैट कैन बी ए पेशेंट बेटा। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से, किसी में डिजीज नहीं है, स्टिल वी कैन से दैट पेशेंट जो है, दैट पर्सन जो है, दैट इज अनहेल्दी बेटा। ठीक है, कैसे? अगर फिजिकल वेलबींग है, फिजिकली और फिजियोलॉजिकली एक फिटनेस मेंटेन हुई है बेटा, उसके ऑर्गन सिस्टम्स, उसके ऑर्गन्स, उसके टिश्यूज, उसके हार्मोन्स, उसकी सिक्रीशंस, उसके लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से चल रही है बॉडी में, तो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रहा है सब कुछ, फिजिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी, तो हम कह सकते हैं उस बंदे में कौन सा हेल्थ है? फिजिकल हेल्थ इज ओके बेटा। बट देयर आर स्टिल 2 more components that has to be okay if anybody is called as healthy, mental and social बेटा। आज नया टर्म है, दुनिया यहां भी ओके है, लेकिन बेटा फिजिकल और फिजियोलॉजिकल से ज्यादा खराब पैरामीटर आज की दुनिया की पॉपुलेशन में मेंटल है। अब मेंटल क्या हुआ बेटा? मेंटल का मतलब ये नहीं है जो पागल खाने में होगा बेटा, मेंटल का मतलब हुआ जो दुनिया में हर 10 आदमियों में से, हर 10 पर्सन में से 8 को देखा गया है बेटा डिप्रेशन, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, चाहे वो स्कूल बैग का डिप्रेशन हो, चाहे वो नीट IIT JEE का डिप्रेशन हो बेटा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का डिप्रेशन हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज का डिप्रेशन हो बेटा। डिप्रेशन हुआ तो दैट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, दैट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। और अगर आपका फिजिकल सही है, मेंटल खराब है, स्टिल यू आर अनहेल्दी बेटा। ठीक है बेटा, तो मेंटल इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन इसमें आ जाते हैं बेटा। इसमें इमोशनल जो चीजें हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आती है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे टाइप की होती है बेटा। ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में आप घर के अंदर अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ, अपने कैरियर के रिलेटेड कोई चीज, अपने बाहर वाली सोसाइटी सोशल जो कनेक्शंस आपके साथ है, इमोशनली आप किसी भी जगह डिस्टर्ब हो सकते हो, और वो जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो भी आपको मेंटली इल कर देती है बेटा। फिजिकल सही है बंदे में, खाता पीता उठता बैठता सोता अच्छे से है वो बंदा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो मन ही मन में सोच रहा है, उसकी जो मेंटल डिप्रेशन लेवल है वो बढ़ गई है, वो भी बीमार है, वो भी अनहेल्दी है। दूसरा कंपोनेंट WHO का। तीसरा कंपोनेंट कौन है बेटा? सोशल वेलबींग बेटा। कौन सा वेलबींग? सोशल वेलबींग बेटा। ये जो सोशल वेलबींग है ना, ये आज शाबाश, इट हैज गॉन फॉर अ टॉस नाउअडेज बेटा, इट हैज गॉन फॉर अ टॉस बेटा। मेरा मेंटल सेटअप ओके है, मेरा फिजिकल सेटअप ओके है, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं योगा कर रहा हूं, मैं अच्छे खासे पीस ऑफ माइंड में हूं बेटा। मेरा फिजिकल सेटअप है, मैंने जिम भी ज्वाइन किया, मैं बैलेंस्ड खाता हूं, ठीक है बेटा, मेरा सब कुछ सही है, लेकिन मेरे आसपास लोगों से बनती नहीं है बेटा। मुझे बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनसे उठना बैठना अच्छा नहीं लगता है, जिसको लोग क्या कहते हैं? मनहूस। ठीक है बेटा, मनहूस। ठीक है, एक टर्म बताता हूं मैं आपको, बहुत सारे सुनने वाले, इस लेक्चर को सुनने वाले लोग इससे शायद इत्तेफाक नहीं करेंगे, बट देयर इज अ टर्म वी कैन से दैट इंट्रोवर्जन जो होता है ना, इंट्रोवर्जन, इंट्रोवर्ट्स बेटा। इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना, सोशल, मैं आपको बताता हूं, इंट्रोवर्ट आजकल की दुनिया में अलग ट्रेंड चल गया है। आजकल की दुनिया के हिसाब से नहीं जाना, बिकॉज आज इंट्रोवर्जन जो है ना, दैट इज अ क्वालिटी, दैट इज अ प्रॉपर्टी दैट एड्स टू योर प्रोफाइल। इंट्रोवर्जन, हाँ, बड़ा सयाना होगा, बड़ा फिलॉसफिकल होगा, है ना, अच्छे अलग बैठता है, लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं, इसके कम बैड हैबिट्स नहीं होंगे। इंट्रोवर्जन आजकल के जमाने ने एक्सेप्ट किया, इट्स लीगल एज ए टर्म नाउ। लेकिन इंट्रोवर्ट पुराने जमाने के अगर देखेंगे ना, अगर उस हिसाब से वो सोशेबिलिटी देखेंगे लोगों की, उन सोसाइटीज को देखेंगे, तो वहां इंट्रोवर्ट होना क्या कहलाता था? मनहूस। ये अपने आप में ही खो जाता है, इसको दाएं बाएं क्या हो रहा है, हमसाया किधर गए, दुनिया कहाँ गया, सोसाइटी में सोशल चीजें नहीं पता इसको बेटा। क्यों? क्योंकि WHO को भी पता है वी आर सोशल बीइंग्स बेटा, वी आर सोशल बीइंग्स, देयर मस्ट बी हाई सोशल इंडेक्स, सोशल कोएफिशिएंट।
ठीक है बेटा। सोशियबिलिटी एक सोशल फैक्टर होना चाहिए आप में, आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में रहना है तो आपको लोगों के साथ घुल मिल जाना है और वो भी हैप्पीली, एक दूसरे के लिए काम करना है। यू हैव टू बी ऑल्ट्रुइस्टिक। ठीक है बेटा, आपको ह्यूमैनिटी के लिए चीजों में इन्वॉल्व होना है, सोसाइटी की चीजों में। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो अलग बैठते हैं, जिनको कोई लेना देना बाहर से नहीं होता है। WHO कह रहा है वो सोशली इल है, दे आर अनहेल्दी। यू हैव टू बी फिट इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स हियर बेटा, तब जाके आप कहेंगे आपको प्रॉपर हेल्थ है। अब देखो इंडिविजुअलिटी, पर्सनलाइजेशन क्या हो रही है बेटा। अब फिजिकल भी है, मेंटल भी है, इस पे ध्यान दिया जाता है। पहले फिजिकल पे ध्यान ज्यादा है, मेंटल तो सारे खराब ही है, डिप्रेशन का हाल बुरा हाल है। लेकिन अब कुछ लोग मेंटल भी खुद को पीस ऑफ माइंड से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, लेकिन ये सबका खराब है। WHO के हिसाब से यहां सारे इल है, सोशल इलनेस है बेटा। ठीक है ना, तो सोशल मैलिग्नेंसी है हम में बेटा। हमारे सोसाइटीज वो सोसाइटी नहीं है जहां पे एक्सट्रोवर्जन ज्यादा था, जहां पे अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर ज्यादा था, जहां पे कोहिजन ज्यादा था, सोशल कोहिजन बेटा। अब ये तीनों फैक्टर कहलाता है कि ये तीनों डिपार्टमेंट्स में इफ यू आर स्कोरिंग हाई दैट मीन्स यू आर हेल्दी, अदरवाइज बीइंग फिजिकली फिट इज नॉट हेल्दी और मेयर एब्सेंस ऑफ अ डिजीज, यू डोंट हैव अ डिजीज, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। यू हैव टू चेक दीज 2 कंपोनेंट्स बेटा, यू हैव टू चेक दीज 2 कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, अगर इन कंपोनेंट्स भी आपका हेल्थ आपका ओके है, यू आर डूइंग बेटर, यू आर डूइंग बेस्ट इन दीज 2 कंपोनेंट्स, यू आर हैविंग शाबाश हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ, जिसको हम WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से हेल्थ बोल सकते बेटा। अब ये जनरल हेल्थ की बात हुई है, अब हमें टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेटा इन्हीं चीजों को हम किस पे अप्लाई करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। देख लेते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या है। अगर इन्हीं 3 चीजों को हम शाबाश बेटा उस पे हम क्या करेंगे, शाबाश अप्लाई करेंगे। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स द स्टेट ऑफ वेल-बीइंग इन ऑल द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स। ऑल द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स कौन सा हुआ बेटा, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, शाबाश बेटा, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको इमोशनल कहते हैं, एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा। इसके भी 3 एस्पेक्ट है, वो क्या हुआ वो मैं बताता हूं। शाबाश, स्टेट ऑफ, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ रिप्रोडक्टिव वेलबींग। रिप्रोडक्टिव वेलबींग मैं बताता हूं ये वेलबींग क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव वेलबींग इन ऑल दी एस्पेक्ट्स, इन ऑल दी एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स कौन कौन से बेटा, फिजिकल, दूसरा शाबाश मेंटल, यहां पे मेंटल से ज्यादा अच्छी टर्म लगेगी इमोशनल बेटा। रिप्रोडक्शन जो है दैट इज एन इमोशनल फिनोमिना, दैट इज एन इमोशनल फिनोमिना। उसमें सबसे ज्यादा चीजें कौन आ जाती है, इमोशंस। उसमें ब्रेन, इन चीजों का ब्रेन का ज्यादा, माइंड का पर्टिकुलरली, मैं ब्रेन का यहां नहीं बोलूंगा, माइंड का ज्यादा रोल है उसमें बेटा। और तीसरा क्या है इसमें, सोशल वेलबींग। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होता है। फिजिकल जो है रिप्रोडक्टिव वेलबींग का किस्सा बताता हूं मैं आप लोगों को बेटा। रिप्रोडक्टिव वेलबींग में फिजिकल वेलबींग है, रिप्रोडक्शन का फिजिकल वेलबींग, दैट मीन्स you have to have all the reproductive systems, all the reproductive structures, all the reproductive glands and all the reproductive tissues functioning okay. ठीक है बेटा, आपको फिजिकल जो स्ट्रक्चरल जो कंपोजिशन है आपकी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपकी है इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स की, वो अच्छी होनी चाहिए। दे मस्ट बी फंक्शनल, they must be functional. Reproductive structures here must be functional. ठीक है बेटा, there should not be any malformation. Malformation नहीं होनी चाहिए बेटा उनमें। Every hormone must be secreted in the optimum shabash concentrations, and every reproductive cycle, every sexual cycle should alternate accordingly बेटा। इसको कहते हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वेलबींग। ये वो एस्पेक्ट है, कौन सा एस्पेक्ट है ये बेटा, फिजिकल एस्पेक्ट है। अब दूसरा हुआ इमोशनल एस्पेक्ट इसका। आप इमोशनली कितने स्टेबल है। अगर आपको रिप्रोड्यूस करना है, यू हैव टू प्रोलॉन्ग योर जनरेशंस बेटा, तो इनको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी इमोशनली साउंड विद योर पार्टनर,
then and only then there will be, shabash, you will be reproductively sound or you will be reproductively healthy beta. There is connection of emotions, there is a bond of emotions beta. इमोशंस आर इन्वॉल्वड इन शाबाश रिप्रोडक्शन. तो इमोशनली आप अच्छे होने चाहिए. जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला है, वेन एवर देयर इज डिप्रेशन, वेन एवर एनीबडी इज हैविंग डिप्रेशन और हैविंग शाबाश मेंटल जो उसका सप्रेशन ज्यादा होता है, मेंटल लोड ज्यादा होता है बेटा, उसका जो रिजल्ट होता है, रिपरकशंस होते हैं बेटे, वो बेटे किस में निकलते हैं सबसे ज्यादा? वो निकलते हैं उसके हार्मोनल इम्बैलेंस में. उसके बॉडी की हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाती है बेटा. अगर हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गई तो आपकी लाइफ प्रोसेस बिगड़ जाएगी. लाइफ प्रोसेस में से एक लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन है, वो भी बिगड़ सकती है. तो यू हैव टू बी इमोशनली बेटा साउंड. ठीक है. तो तीसरा क्या आ जाएगा इसका? सोशल. इसमें भी सोशल है, बिकॉज रिप्रोडक्शन के लिए पार्टनर्स चाहिए, एंड दैट दे कम फ्रॉम सोसाइटी बेटा. न्यू पार्टनर फॉर यू. अब ह्यूमंस की बात नहीं करूंगा, ह्यूमंस मोनोगेमी करते हैं. देयर आर एनिमल्स विच अंडरगो पॉलीगेमी, वहां पे मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं. उनको पार्टनर चेंज भी करना है सीजन टू सीजन, एंड दे आर फ्रॉम द सोसाइटी. उनके लिए उनके साथ एक बॉन्डिंग होनी चाहिए. अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हो, अगर आप उस एनिमल ग्रुप में रह रहे हो, तब जाके आपको चांस मिल सकता है. यू हैव टू फॉलो ऑल द सोशल नॉर्म्स, यू हैव टू फॉलो ऑल द सोशल गाइडलाइंस, सोसाइटी के गाइडलाइंस. एग्जाम्पल बड़ी सारी मैंने दी है, एवोल्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैंने बड़ी सारी एग्जाम्पल दी है. देयर आर एनिमल्स वायर फीमेल को विन किया जाता है. ठीक है बेटा. पीकॉक में मैंने बोला था, है ना, जंगल में मोर नाचे, सावन में मोर नाचे, किसने देखा? मैंने एग्जाम्पल दी है. डेयर्स आपस में लड़ते हैं, देयर इज प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटलर्स बेटा, उनकी वजह से फीमेल मिलती है. राइनोज में आपस में लड़ाई होती है, फीमेल मिलती है बेटा. और जहां पे वो लड़ाई होती है फीमेल जीतने के लिए, वहां पे आपको उस सोशल ग्रुप में रहना पड़ेगा, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके लड़ना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग टू विन अ फीमेल देयर. उसको कहते हैं सोशल नाम, सोशल एस्पेक्ट. और अपनी बात करूंगा ना बेटा, अपनी बात क्या करूंगा मैं, इस रिप्रोडक्शन के रिलेटेड सोसाइटी है. रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? रिप्रोडक्शन किस लिए होता है? टू शाबाश प्रोलॉन्ग योर जनरेशंस, रेस आपकी आगे बढ़े. उसके लिए तो आपको शाबाश मेट ढूंढना पड़ेगा. मेट मीन्स मैरिज. आज देखो हमारे सोसाइटी के कितने नॉर्म्स है शाबाश बेटा उस मेट को ढूंढने के लिए. ह्यूमंस में ही कितने सारी ऑब्लिगेशंस है बेटा. ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. दिस इज द सोशल नॉर्म बेटा. इसमें सोशल कनेक्शंस बढ़ जाते हैं. अगर आप सोशली फिट है तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी है बेटा. मेंटली इमोशनली फिट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका अच्छा है. आप फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली फिट है तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है बेटा. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी ये 3 एस्पेक्ट्स होना जरूरी है बेटा. ये हुई बात इंट्रोडक्शन की और इन चीजों की. अब एक क्वेश्चन है, अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या जरूरत है इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है? ठीक है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इसलिए इंपॉर्टेंस है बिकॉज दुनिया में मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ट्रेंड चले हैं जहां पे देखा गया है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिटीरिएट हो गया है. ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ डे बाय डे डिटीरिएट होता है. ये डे बाय डे शाबाश खराब होता जा रहा है, उसकी लेवल नीचे आती जा रही है. किस हिसाब से बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस बहुत होती है. डिजीजेस, इस रिप्रोडक्टिव डिजीजेस बढ़ गई है. बहुत सारे एरिया अभी है जहां पे पता नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हाइजीन किसको कहते हैं. ड्यूरिंग पीरियड से बाकी चीजें हाइजीन किस चीज को कहते हैं, उसकी वजह से डिजीज लग जाती है बेटा. बहुत सारी दुनिया में ऐसी जगह है जहां पे फीमेल्स में इन्फेंट जो होते हैं, जो नए जन्मते हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट हाई है. मोर्टेलिटी रेट हाई का मतलब होता है उनके मरने की रेट ज्यादा है. उनको ये नहीं पता होता है रिप्रोडक्शन में, बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक होती है ना रिप्रोडक्टिव एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन बेटा. उसमें क्या क्या है, एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए. अंडर न्यूट्रिशन बच्चे जन्मते हैं. उतना ही नहीं बेटा, बहुत सारे दुनिया में लोगों को पता नहीं है कि शाबाश रिप्रोडक्शन का जो है उसको बैलेंस कैसे करे. सेक्स एजुकेशन में ये भी है ना, फैमिली प्लानिंग बैलेंस कैसे करेंगे. इस वजह से बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे कंट्रीज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहे हैं. इंडिया इज एट सेकंड नंबर, पता है आपको, नंबर सेकंड आफ्टर चाइना ना बेटा. 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है इसकी, आज ज्यादा ही होगा. एंड पूरे वर्ल्ड में कितना है?
शाबाश बेटा, 6+6 बिलियन प्लस 6.5 बिलियन प्लस 7 बिलियन तक पहुंच गई होगी बेटा। तो उसमें से 1.2 1.3 बिलियन किसकी है? इंडिया की पॉपुलेशन। ये जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? शाबाश, ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? दे आर नॉट बैलेंसिंग, दे आर नॉट हैविंग द चक। उनको पता भी नहीं है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इस ओवर पॉपुलेशन से। अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से बॉडी पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं? ठीक है बेटा, बहुत सारी ऐसी अभी भी ट्रेंड दुनिया में है, बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे रीजन्स में, जहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है। बिकॉज इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इसमें बहुत सारे, इसका एम क्या है? इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एम क्या है? अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, हर कोई गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली मैं बताता हूं बेटा, हमारे इंडिया में, जो आज जिस मुल्क पे हम रह रहे हैं, उस इंडिया में भी हर साल कोई ना कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम आता है बेटा। कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई फ्लैगशिप स्कीम जो होती है ना, हेल्थ के रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड, सोशल जो वेलफेयर है उसके रिलेटेड बेटा, बच्चों के रिलेटेड कोई ना कोई स्कीम डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर शाबाश अपने हेल्थ सेक्टर में लाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? सो एज टू रीच आउट टू दी रिमोटेस्ट शाबाश पॉपुलेशंस, उनको इसके बारे में बताना कि इसका एम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, नेगेटिव चीजें क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करना क्या है, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थी कैसे रहेंगे। उस फ्लैगशिप प्रोग्राम में अरबों खर्च किए जाते हैं, अरबों खर्च किए जाते हैं, और उन स्कीम्स में फिर बताया जाता है, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं ना बेटा, उनको बताया था आप वर्कशॉप्स करो, सिंपोजियम्स करो, डोर टू डोर जाओ। ठीक है बेटा, एड्स है ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच जाओ बेटा, उनको ये बताओ प्लस पॉइंट क्या है, किसका नेगेटिव, प्रोज एंड कॉन्स किस चीज के क्या है बेटा। यही तो सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है यही तो करता है वो बेटा। तो ये फ्लैगशिप स्कीम्स आ ही जाते हैं बेटा, आ ही जाते हैं। तो इस फ्लैगशिप स्कीम को इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है अब इन्हीं ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज में कि ये फ्लैगशिप स्कीम्स लानी पड़ती है हर साल। और ये जो एम, इसका एम क्या है बेटा? एम क्या है? शाबाश, रिप्रोडक्टिव हाइजीन मेंटेन करा है। हम रूरल एरियाज के, रिमोटेस्ट जो रूरल एरियाज है, उनके लेडीज को वहां पे बताएंगे कि ड्यूरिंग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, कैसे खुद का हाइजीन करना पड़ेगा, जो नया बच्चा जन्मेगा उसमें क्या करनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपके कौन सा न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा, क्या चीजें करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीजें वो बताते हैं वहां पे। अच्छा बेटा, इतना ही नहीं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किससे लगती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस लगेंगी किससे, लगती किससे है, प्रिवेंट कैसे करोगे खुद को, ये चीजें भी बताई जाती है। इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे कितने रखोगे। अगर आपके घर में फैमिली बढ़ गई, बच्चे बढ़ गए, आप ओवर पॉपुलेट हो जाओगे, तो उस ओवर पॉपुलेट होने के क्या है बेटा, कॉन्सिक्वेंसेस, वो कॉन्सिक्वेंसेस भी समझाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो बड़ी सारी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ये कवर कर लेती है। ठीक है, जैसे एक स्लोगन सुना था ना, बच्चे दो ही अच्छे, ये भी एक स्लोगन था। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज है ना, वैसे उससे पहले बच्चे दो ही अच्छे, वो फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम था बेटा। लंबे चौड़े किस्से ही, आपको उधर नहीं जाना है बेटा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन पॉइंट में आ गया तो मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं। देखो बेटा, इस ओवर पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज्यादा है। ओवर पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ फैमिली पे नहीं है, वो पूरे मुल्क पे है, पूरे कंट्री पे आ जाते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं बेटा। ओवर पॉपुलेशन है, ज्यादा बच्चे घर में हैं, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी ज्यादा होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज नहीं है घर में तो बर्डन बढ़ जाएगा घर में। तो रिसोर्सेज कम है, बच्चे बढ़ेंगे, खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे, खाना कम हो जाएगा बेटा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा घर में, माल न्यूट्रिशन, ग्रोथ रुक जाएगी, प्रॉब्लम, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर ह्यूमंस के बगैर की बात करोगे तो वहां कंपटीशन हो जाएगा। डार्विनिज्म पढ़ा है आप लोगों ने, माल्थस मॉडल याद होगा सबको बेटा, यू रिकॉल दैट माल्थस मॉडल, क्या बोला था, ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक इंक्रीज आपको पता है, फूड सप्लाई और पॉपुलेशन का बेटा। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंस इतना ही नहीं बेटा, अगर ज्यादा बच्चे घर में होंगे, ठीक है बेटा, तो फैमिली कमाने वाला वही है फिलहाल एक, तो वहां पे उनकी एजुकेशन पे भी असर पड़ेगा, उनकी न्यूट्रिशन पे भी असर पड़ेगा, उनकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, वहां पे स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगी बेटा। तो गांव, रूरल एरियाज में अगर जब ये होता है ना, तो वहां पे लोग, अगर फैमिली बढ़ गई तो शाबाश, एग्रीकल्चरल लैंड को बार बार यूज किया जाता है, उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। उतना ही नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हो जाएगी, वो बैलेंस भी खत्म हो जाएगी। अब देखो, नेशनल लेवल पे भी ओवर पॉपुलेशन के यही कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन यही है। ठीक है बेटा, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, लिमिटेड फूड सप्लाई रह जाती है बेटा।
ठीक है बेटा। अब उसमें पोवर्टी बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, प्राइसेस हाई हो जाते हैं। सर कैसे प्राइसेस हाई हो जाएंगे? पता है ना बेटा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी ना, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, लोग होंगे ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस की हाइक हो जाएगी बेटा। ठीक है, सप्लाई वही है सेम, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, प्राइस हाइक हो जाएगी। उतना ही नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन तो पक्का है, एनवायरनमेंट की तो खराबी पक्का है, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट पक्का है, पोल्यूशन तो है ही है साथ में। तो इन सारे चीजों को कवर करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके रिलेटेड स्कीम्स आ जाती है, उनको समझाना पड़ता है, उनको रीच आउट करना पड़ता है, पूरे पब्लिक तक जाना पड़ता है थ्रू डिफरेंट मींस। तो डिफरेंट मींस क्या क्या हुए बेटा? मैंने बोला अभी, वर्कशॉप्स होते हैं, क्विज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं बेटा, टीवी पे डिबेट्स होते हैं बेटा, इसके रिलेटेड एड्स चलाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया इसमें। तो बेटा बहुत सारी चीजें इसके रिलेटेड चलाए जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये चीजें है क्या। ठीक है बेटा। तो इन सब सारे जो मैंने अभी बोला आपको, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रही है बच्चों में, अंडर न्यूट्रिशन जो होते हैं बच्चे बहुत सारे जन्मते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में फीमेल्स बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिनको एसटीडी कहते हैं वो बढ़ने लगी है, उनका जो ग्राफ है वो ऊपर जाता है। ठीक है बेटा। उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है, कौन सी? ओवर पॉपुलेशन। ठीक है बेटा। पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो कंट्री को पुअर करता है, उसके रिसोर्सेज खा जाता है। मैंने अभी बोला आपको, अनहाइजीनिक कंडीशंस, अनहाइजीनिक रिप्रोडक्टिव कंडीशंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक सिर दर्द बना हुआ है। दूसरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये भी बोला मैंने। तीसरा, शाबाश, उसके बाद मैंने बोला अभी पॉपुलेशन का इशू है, पॉपुलेशन का इशू है बेटा। ठीक है बेटा, पॉपुलेशन का इशू है। इसमें से जो इशू है ना, ये सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन इशू सबसे बड़ा। एसटीडी भी बड़ा इशू है, इनको भी हमें पढ़ना है, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है ना, इंटरनेशनल इशू, दैट इज पॉपुलेशन इशू। पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर कम टाइम में ही पॉपुलेशन बहुत इनॉर्मस रेट से बढ़ेगी, व्हेन पॉपुलेशन ग्रोज और पॉपुलेशन इंक्रीजेस, शाबाश, इनॉर्मसली इन शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, वी कॉल दिस, वहां क्या हुआ है? एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो इंडिया में हुआ है, जो चाइना में हुआ है। जहां जहां ये पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन है ना, वहां पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे पहले पोवर्टी है, वो आप इंडिया में देख चुके हो, पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है बेटा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है बेटा, वहां रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। वो इंडिया आपके सामने, मुझे पॉपुलेशन पढ़ानी नहीं है, आई एम अप टू समथिंग एल्स, बट मुझे इन चीजों के थ्रू वहां तक जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको इकोलॉजी में, बॉटनी में अच्छे से डिस्कस की जाएंगी, लेकिन फिर भी आप यहां सुनेंगे इन पॉपुलेशन के इन कॉन्सिक्वेंसेस को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे फ्लैगशिप स्कीम्स आगे, फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट चेंज होते रहते हैं बेटा। तो वो फ्लैगशिप स्कीम्स में क्या आया, उसमें ये मैंने अभी बोला ना आपको, बच्चे दो ही अच्छे, ये भी चलाया था, आमिर खान वगैरह इसके ब्रांड एम्बेसडर्स थे। तो इनको शाबाश। अब अगर वो नहीं चलेगा ना, तो फिर इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम ये भी है कि लोगों को ये समझाना हाउ टू चेक द पॉपुलेशन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। हाउ टू चेक करना पॉपुलेशन को बेटा, पॉपुलेशन को रोकना। पॉपुलेशन को रोकने के लिए इन्होंने शाबाश फ्लैगशिप प्रोग्राम में या हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ एजुकेशन में उन्होंने हमें मेथड्स बताए हैं। क्या बताया? मेथड्स, कि किस मेथड से आप पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे पॉपुलेशन को रोक सकते हो। ठीक है बेटा, ये बताया गया है चेक कैसे करोगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चेक करने का मतलब क्या हुआ? बर्थ जो है, किसकी बर्थ? यंग वन की, उन बर्थ्स को रोकना। अगर 2 बच्चे चाहिए 2 रखो, उसके बाद बाकी जो बर्थ होने वाली है ना उनको रोक दो। जो बर्थ रोकना है ना उसको कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेजर्स, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। वो मेथड जो क्या कंट्रोल करवाएंगे? बर्थ कंट्रोल करवाएंगे बेटा। ठीक है बेटा। तो हमारा ये टॉपिक है, इसलिए मैं यहां पे आ रहा हूं। हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल बर्थ रेट, हाउ टू कंट्रोल द बर्थ रेट ऑफ, शाबाश, इन एनी पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा बेटा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बर्थ कंट्रोल मेजर्स में, बर्थ कंट्रोल मेथड्स में बहुत सारे टाइप्स के मेथड है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस पे होगा, बर्थ कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से, यही पढ़ाने थे। इसमें नीट में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर मैं पढ़ाऊंगा, वो ऑरल कंट्रासेप्टिव्स पे उस दिन भी पढ़ाया था। तो वो पढ़ा नहीं है, रूटीन में वो क्वेश्चन आता है इसमें से। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, हाउ टू चेक पॉपुलेशन। एक तो हुआ ना लोगों को बताना, पेपर में ऐड दिया, कॉन्सिक्वेंसेस बताए।
ठीक है ना, न्यूज एंकर ने कॉन्सिक्वेंसेस बताए, ऐड चला दिया, होर्डिंग लगी किसी जगह, वो चीजें लोग पढ़ के इग्नोर करते हैं। उसके बाद पर्सनल लेवल पे कैसे करोगे, पर्सनल लेवल पे मेथड्स बताया है हेल्थ एजुकेशन ने। हेल्थ एजुकेशन में अब नया एक एजुकेशन जुड़ता है, सेक्स एजुकेशन। देयर इज नीड, ठीक है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में नीड है सेक्स एजुकेशन की, ताकि रिमोटेस्ट एरियाज में, जो रूरल एरियाज में जो लोग है ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इसके बारे में पता नहीं होता, इसीलिए उनमें ज्यादा ये चीजें हो जाती है। ठीक है बेटा, तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स पर्सनल लेवल पे इंसान कर सकता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बर्थ रेट इन एनी पॉपुलेशन। अगर एक पॉपुलेशन में बर्थ रेट कंट्रोल हो गई, बर्थ रेट कम हो गई या इक्विलिब्रियम में रही या नॉर्मल के आसपास रही, तो ऑब्वियसली मास लेवल पे उसकी पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगी। जैसे केरला में है बेटा, केरला में है सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड जो है स्टेट है दैट इज यूपी। मोस्ट पॉपुलेटेड जो है दैट इज यूपी बेटा, ठीक है। लेकिन लीस्ट जो है पॉपुलेटेड है वो कौन सा है, केरला बेटा। वहां पे सारे रेशोज ऑलमोस्ट बैलेंस में, लिटरेसी रेट हो चाहे ग्रोथ रेट हो या सेक्स रेशियो हो, कुछ भी हो, यहां पे केरला ये वैल्यूज इसके ऑप्टिमम है, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ये मेथड्स हमें पढ़ने हैं। जो हमारा टॉपिक जो होगा दैट विल बी बर्थ कंट्रोल मेजर्स, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। कौन कौन सा मेथड है, देयर आर फिजिकल मेथड्स, देयर आर बैरियर मेथड्स, देयर आर केमिकल मेथड्स, देयर आर हार्मोनल मेथड्स, देयर आर नेचुरल मेथड्स एंड देयर आर सर्जिकल मेथड्स, जो सर्जरी करते हैं परमानेंटली, फिर वो सर्जरी अपने आप को शाबाश उन चीज़ों को बंद कर देते हैं कि उनको फिर बच्चा नहीं बन सकता। तो इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो दैट विल बी ऑन बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर मेजर्स, ठीक है ना। होप आपको ये चीज़ें समझ आएगी। वैसे ये अप्लाइड है सारा, ये कोई खास नहीं था, फिर भी इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हेल्थ की कंसर्न समझ आए होंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।